नमस्कार दोस्तों, टेट क्लास विद स्नेहा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में सीटेट एसएसटी के क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूं और यह क्वेश्चन पेपर आपका जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। 3 फरवरी 2023 को पूछा गया क्वेश्चन पेपर है और इस क्वेश्चन पेपर को इस क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट जुलाई 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और सीटेट का जो एग्ज़ाम आपका आगामी 7 जुलाई 2024 को होगा तो दोस्तों यदि आप सीटेट 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एसएसटी सेकेंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं और इस चैनल के माध्यम से सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं दोस्तों इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। यहाँ पर सोशल साइंस है और बाइलिंगुअल क्वेश्चन आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में कथन ए और कारण आर पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए यहाँ पर दिया गया है, आखेटक और खाद्य संग्राहक लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। कारण आर है, किसी इलाके में पौधों और जानवरों जैसे संसाधनों का खत्म होना संभव है। तो सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर आपको सही विकल्प बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों, आप लोग बताइए। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। आखेटक और खाद्य संग्राहक लोग से जगह एक दूसरी जगह पर घूमते रहते थे क्योंकि किसी इलाके में पौधों और जानवरों जैसे संसाधनों का खत्म होना संभव है। यह दोनों कथन सत्य हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। आखेटक एवं खाद्य संग्राहक समुदाय के एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के कई कारण थे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला सेकेंड की बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के लिए काम में विधवाओं, सक्षम, अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धों, वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। यह कताई बुनाई कारखानों पर दिए गए निर्देश निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में वर्णित हैं? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आपको आंसर देना है। पहला ऑप्शन है मुद्रा राक्षस, ऑप्शन बी है राज तरंगिनी, ऑप्शन सी है अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी है बृहत कथा मंजरी। तो सेकेंड का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थशास्त्र इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। मुद्रा राक्षस के लेखक की बात करें तो विशाखा दत्त हैं और यहाँ पर राज तरंगिनी की बात करें तो इसके लेखक कल्हण है। अर्थशास्त्र के लेखक की बात करें तो चाणक्य हैं और अष्टाध्यायी की बात करें तो पाणिनि है। कुमार संभव के कालिदास हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्ड की बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन फर्स्ट है, 7वीं शताब्दी से शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। कथन सेकेंड है, यहाँ पर 10वीं और 11वीं शताब्दी के दौरान शासक एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को अपना निशाना बनाते थे। तो यहाँ पर आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, आप यहाँ पर बता सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं तथा फर्स्ट सेकंड की सही व्याख्या है। डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। 7वीं शताब्दी से शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। 10वीं और 11वीं शताब्दी के दौरान शासक एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो वे मंदिरों को अपना निशाना बनाते थे। यह दोनों कथन सही हैं दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 की बात करेंगे। ऊंची भीतरी छत में प्रतिच्छेदी मेहराबों वाली वास्तुकला की यह शैली किसके बीच समान है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सही ऑप्शंस का चयन कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, वृंदावन का गोविंद देव मंदिर और फतेहपुर सीकरी के महलों। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा।
ऊंची भीतरी छत में प्रतिच्छेदी मेहराबों वाली वास्तुकला की यह शैली वृंदावन का गोविंद देव मंदिर और फतेहपुर सीकरी के महलों के बीच समान है। वृंदावन का गोविंद देव मंदिर का निर्माण की बात करें तो 1590 में आमेर के राजा मान सिंह ने करवाया और फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने की थी। यह उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। राजा राजेश्वर मंदिर केरल राज्य के कुन्नूर के तलीरब्बा में स्थित है और कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार को बनाने की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और उसको पूरा इल्तुतमिश ने कराया था। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाती है आपको इस क्वेश्चन से, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पर 7वीं सदी के आते आते भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित राजनीतिक बदलाव अस्तित्व में आ चुके थे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया, बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार राजा बन सकते थे। ब्राह्मणों ने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र उठा लिए। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सही विकल्प का चयन कर सकते हैं दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही हैं। 7वीं शताब्दी के आते आते भारतीय महाद्वीप में निम्नलिखित राजनीतिक बदलाव अस्तित्व में आ चुके थे। पहला, बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार राजा बन सकते थे। ब्राह्मणों ने अपने परंपरागत पेशों को छोड़कर शस्त्र उठा लिए। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी जिसे कहते हैं, घोषित कर देते थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। 6 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। 18वीं शताब्दी भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ये दिया गया है, 18वीं शताब्दी में शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए जब व्यापारी और कारीगर यूरोपीय कंपनियों द्वारा स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। और कथन बी है, ब्लैक देशी व्यापारियों और शिल्पकारों को कहा गया जो फोर्ट सेंट जॉर्ज और फोर्ट सेंट विलियम जैसी जगहों पर रहते थे। तो यहाँ पर आपको सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर, आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या बनेगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल ए ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब बनेगा। 18वीं शताब्दी में शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए जब व्यापारी और कारीगर यूरोपीय कंपनियों द्वारा स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। यह कथन सत्य है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। औपनिवेशिक भारत के स्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है, 1793 में थॉमस मुनरो ने बंगाल प्रांत में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। सेकेंड है, इसके तहत राजाओं और तालुकादारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई। ऑप्शन सी की बात करें, यहाँ पर जमींदारों को किसानों से लगान वसूल करने का अधिकार दिया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग दे सकते हैं। इसका सही जवाब क्या बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। केवल बी और सी ऑप्शन इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों। विलियम एडम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से सही है। पहला है, विलियम एडम एक स्कॉटिश प्रचारक थे। वह एक अंग्रेजी शासक थे। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। उन्होंने बंगाल और बिहार के जिलों के देसी स्कूलों पर रिपोर्ट बनाने के लिए भ्रमण किया। सही विकल्प का चयन करें। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। केवल फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे दोस्तों। कॉलम ए का कॉलम बी के साथ मिलान करें। कॉलम ए एक तरफ दिया गया है, दूसरी तरफ कॉलम बी दिया गया है। तो पहले ऑप्शन में राजा राम मोहन राय दिया गया है। तो राजा राम मोहन राय का आपको मिलान करना है, किससे हो जाएगा। तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज से इसका मिलान हो जाएगा ऑप्शन 4 से। और स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मिलान हो जाएगा आर्य समाज से। पंडिता रमाबाई का जो मिलान होगा विधवा गृह से। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो मिलान हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड से, लड़कियों के लिए स्कूल बनवाएं। तो यहाँ पर सही विकल्प की बात करें दोस्तों, सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का सेकेंड सही जवाब बनेगा। ब्रह्म समाज
यहाँ पर राजा राम मोहन इसके संस्थापक थे और इसकी स्थापना 1828 में की गई थी। आर्य समाज की बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में इसकी स्थापना की थी। विधवा गृह पंडिता रमाबाई से संबंधित है। लड़कियों के लिए स्कूल बनवाए ईश्वरचंद विद्यासागर ने। वेद समाज की बात करें तो आचार्य केशवचंद्र सेन ने 1867 में। बेलूर मठ की बात करें तो स्वामी विवेकानंद ने 1887 में इसकी स्थापना की थी। विश्व भारती की बात करें तो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने 1912 में इसकी स्थापना की। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है इस क्वेश्चन से संबंधित। क्वेश्चन नंबर अगला 10 है यहाँ पर। किसी भी सामाजिक बुराई को चुनौती देने के लिए ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा अपनाई गई रणनीति निम्न प्रकार से थी। पहला है, ए ऑप्शन दिया गया पश्चिमी विचारों का हवाला देना। बी है समर्थन देने वाले अंधविश्वास को खोजना। प्राचीन ग्रंथों में श्लोक या वाक्यों को ढूंढना। सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ए और सी विकल्प यहाँ पर सही आंसर बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन गांधी जी के असहयोग आंदोलन के हिस्सा थे? ऑप्शन फर्स्ट है खेड़ा गुजरात के पाटीदार किसान आंदोलन। सेकेंड है पंजाब के घूसखोर महंतों के खिलाफ अकाली आंदोलन। थर्ड है गुजरात में नमक सत्याग्रह। आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले के गरीब किसानों और जनजातियों द्वारा वन सत्याग्रह। निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनें। तो यहाँ पर सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। केवल फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही विकल्प है दोस्तों। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। बाद में फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना के कारण वापस ले लिया गया, जहां 22 पुलिसकर्मियों को थाने में जिंदा जला दिया गया था। खेड़ा गुजरात के पाटीदार किसान आंदोलन, गुजरात में नमक सत्याग्रह और आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले के गरीब किसानों और जनजातियों द्वारा वन सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी के असहयोग आंदोलन के हिस्सा थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है। 1905 के बंगाल विभाजन के बाद के स्वदेशी आंदोलन को भारत के किस क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया था? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए है बंगाल, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है पंजाब। तो राइट आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आंध्र। 1905 के बंगाल विभाजन के बाद के स्वदेशी आंदोलन को भारत के आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया। यह गांधीवादी आंदोलनों के बाद सबसे सफल आंदोलन था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य का समाप्त करना और भारतीयों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना था। यह आंदोलन 1911 में समाप्त हो गया था, 1911 में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर कथन दिए गए हैं। पहला है, 1950 में भारत सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियाँ बनाने और उनको लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया। और ऑप्शन बी है, 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई, जिसमें कृषि तथा उपभोक्ता वस्तु उद्योगों पर पर्याप्त जोर दिया गया। तो यहाँ पर आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों यहाँ पर? तो आप लोग आंसर कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ए सही है किंतु बी गलत है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 1950 में भारत सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया। स्वतंत्रता के बाद भारत ने सरकारी योजनाएं बनाने का एक औपचारिक मॉडल अपनाया और इसके तहत योजना आयोग, जो सीधे भारत के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता था, का गठन 15 मार्च 1950 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया। योजना आयोग का नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और 1956 में तैयार द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ साथ तीव्र औद्योगिकरण था। तो कथन ये सही है किंतु बी जो है गलत है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 14 है। निम्नलिखित में से ज्योतिबा फूले पर कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए है, फूले ने ईसाई मिशनरी स्कूलों में पढ़ाई की। उन्होंने ब्राह्मणों के श्रेष्ठ होने के दावों पर खुलकर हमला किया। उन्होंने कहा कि आर्य विदेशी थे। वह अपने समय के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के आलोचक थे और उन्होंने अपनी किताब गुलामगिरी दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद विरोधी संघर्ष को समर्पित किया। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आंसर आपको देना है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सही जवाब हो जाएगा। ए बी सी इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पर एक रोल प्ले नाटक में सौर
मंडल के ग्रहों को सही आकार में दर्शाने के लिए एक शिक्षक को समान कद और वजन के छात्रों को चुनता है। निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रहों का अभिनव वे कर सकते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप लोग दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पृथ्वी और शुक्र इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में बात करें तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र और मंगल है। बुध अर्थात सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक काल्पनिक रेखा है। ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सही आंसर का चयन कर सकते हैं। यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, दोनों ए तथा बी सही ऑप्शन हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि 60 डिग्री पश्चिम देशांतर पर 10 पूर्वाहन है तो ग्रीन बीच पर क्या समय होगा? तो 17 का आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका सही आंसर बनेगा। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, जिसका अर्थ होता है प्रति घंटा या 15 डिग्री 1 डिग्री प्रति 4 मिनट में घूमती है। तो ग्रीन बीच के 60 डिग्री पश्चिम में स्थित देशांतर पर समय की अगर हम कैलकुलेट करें तो 4 × 60 बराबर कितना हो जाएगा? 240 मिनट पीछे होगा। अब घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग करेंगे तो 240 को 240/60 कितना आ जाएगा? 4 घंटे। तो 60 डिग्री पश्चिम देशांतर पर 10 पूर्वाह्न जो GMT पर 10 + 4 घंटे बराबर हो जाएगा 2 अपराह्न। तो ऑप्शन सी यहाँ पर, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पर, अगर आप 0 डिग्री अक्षांश पर हैं तो आप किस पर खड़े होंगे? विषुवत वृत्त पर, उत्तरी ध्रुव पर, मकर रेखा पर, दक्षिण ध्रुव वृत्त पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विषुवत वृत्त पर खड़े होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, प्राकृतिक पर्यावरण के 4 क्षेत्र हैं, इनमें से 2 वायुमंडल और जलमंडल है, बाकी दोनों आपको यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलमंडल और स्थल मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में सही है? इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। इन वनों में वृक्ष अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण वृक्ष साल, सागौन और शीशम हैं। इन वनों को मानसून वन भी कहते हैं। सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए और बी यहाँ पर सही आंसर बनेगा। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन एक ऐसा क्षेत्र होता है जो भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर में लगभग 28 डिग्री के भीतर होता है। वे एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, मध्य प्रदेश, मैक्सिको और प्रशांत महासागर पर पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में सही कथन की बात करें तो इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है और इन वनों में वृक्ष प्राय अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। तो केवल ए और बी सही है और वर्षा वन उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु समूह से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21 की यहाँ पर हम बात करेंगे, अमेजन बेसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है, नील नदी इस प्रदेश से होकर बहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों में ही समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है। रात के समय तापमान थोड़ा कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता उच्च बनी रहती है। सही विकल्प का चयन करें। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आप लोग आंसर दीजिए फटाफट, क्या बनेगा? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, सी और डी यहाँ पर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मौसम दिन और रात दोनों समय समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है। रात के समय तापमान थोड़ा कम हो जाता है लेकिन आर्द्र उच्च ही बनी रहती है। अमेजन बेसिन के लोग टैपियोका, अनानास और शकरकंद उगाते हैं। कॉफ़ी, मक्का और कोको जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। अमेजन बेसिन दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है जो अमेजन नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित किया जाता है। तो इस प्रकार हम कथन की बात करें तो बी और सी सही है, ए गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, पृथ्वी पर आतपन की मात्रा में भिन्नता का
निम्नलिखित में से क्या कारण है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, सूर्य की किरणों का नतिकोण, दिन की अवधि। सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ए, बी तथा सी सभी सही हैं। पृथ्वी पर आपतन की मात्रा में भिन्नता के निम्न कारण हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, सूर्य की किरणों का नतिकोण, दिन की अवधि। इस प्रकार दिए गए तीनों कथन सत्य हैं दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 23 है। वायुदाब के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए है, वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते। वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं में लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर दे सकते हैं। तो राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा। ए तथा बी दोनों सही हैं, बी सही व्याख्या ए की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 है। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए है, शैल खनिज अवयवों के निश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूहन है। खनिज बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग इसका सही आंसर दे सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पर निम्नलिखित में से अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक आपको बताने हैं। बढ़ता नगरीकरण, बेहतर होता जीवन स्तर, बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग। सही विकल्प का चयन करना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बी, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27, सबसे उचित विकल्प का चयन करें। भूमि उपयोग में परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों के बढ़ावा देती है क्योंकि उस क्षेत्र के लोगों की प्रति आय को बढ़ा देता है। ऑप्शन बी है, आधुनिक मूल्यों और व्यवहार अभ्यास को विस्तार देता है। और ऑप्शन सी की बात करें तो यहाँ पर है, या स्थानीय प्राकृतिक संसाधन और उसकी व्यवस्था को प्रभावित करती है, यह संरचनात्मक सुविधाओं को बढ़ाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर दीजिए आप लोग। तो 27 का यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, या स्थानीय प्राकृतिक संसाधन और उसकी व्यवस्था को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर अगला 28, किसी को एक छवि में बांधने का अर्थ है। ऑप्शन ए है फोटो खींचना, ऑप्शन बी है रूढ़िबद्ध धारणा बनाना, ऑप्शन सी है विविधता की सराहना करना, ऑप्शन डी है अंतर करना। तो 28 का आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूढ़िबद्ध धारणा बनाना, क्रिएटिंग ए स्टेरियोटाइप। किसी को एक छवि में बांधने का अर्थ होता है रूढ़िबद्ध धारणा बनाना। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उसके बारे में पक्की एवं निश्चित धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। और जब इस रूढ़िबद्ध धारणा के अनुसार लोगों के साथ व्यवहार करने लगते हैं तो इसे भेदभाव कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो लड़कों में लड़कियों की तुलना में बहुत अधिक शैक्षणिक क्षमताएं होती हैं, यह रूढ़िबद्ध धारणा का उदाहरण है। तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29 की बात करेंगे। समानता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों ए एवं कारणों आर को पढ़ें। कथन ए दिया गया, समानता एक वास्तविकता बने इसके लिए लोगों के संघर्ष और सरकार द्वारा सकारात्मक कदम उठाए जाने की बहुत आवश्यकता है। कारण आर है, समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा, यह स्वतः नहीं होगा। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सही विकल्प का चयन कर सकते हैं दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। समानता एक वास्तविकता बने इसके लिए लोगों के संघर्ष और सरकार द्वारा सकारात्मक कदम उठाए जाने की बहुत आवश्यकता है। और समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा, यह स्वतः नहीं होगा, इसलिए दोनों कथन सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 30 है। यहाँ पर निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए की बात करें तो पंच को पंचायत क्षेत्र के वार्ड सदस्य के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी है ग्राम सभा के सभी सदस्य मिलकर पंचायत मुखिया को चुनते हैं। ऑप्शन सी है ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। सभी विकल्प का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा दोस्तों सही। ए, बी और सी सभी इसका
सही जवाब बनेगा। ग्राम सभा में पंच को पंचायत क्षेत्र के वार्ड सदस्य के नाम से भी जाना जाता है। ग्राम सभा के सभी सदस्य मिलकर पंचायत मुखिया चुनते हैं और ग्राम सभा का एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। दिए गए तीनों कथन सही हैं दोस्तों। पंचायती राज का शुभारंभ की बात करें तो स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले में हुआ था। और 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो दोस्तों इस क्लास में आपने प्रीवियस ईयर 2023 का एसएसटी का पूछा गया क्वेश्चन पेपर के 30 क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए और इसी पेपर का दूसरा पार्ट आपको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कराया जाएगा। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।